नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एआईएमआईएम ने महागठबंधन से निराश होकर तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा की है, जिससे सियासी खलबली मच गई है। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट लेने लगी है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले जहां एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्ता बचाने की कोशिशों में लगी है, वहीं विपक्षी महागठबंधन में भी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच एआईएमआईएम के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अब बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पार्टी ने तीसरी मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि महागठबंधन से एआईएमआईएम को अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है और वे अब इंतजार नहीं करेंगे। यह स्थिति मुस्लिम वोटों के बिखराव की ओर इशारा करती है, जो सीधे तौर पर एनडीए के पक्ष में जा सकती है। पिछले दिनों अख्तरुल ईमान ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की मंशा दिखाई थी। उन्होंने दलील दी थी कि वो मुस्लिम वोटों को गठबंधन की तरफ मोड़ सकते हैं। उनका मानना था कि दोनों का मिलान एनडीए के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। 2020 की विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने अपनी ताकत दिखाई थी। अब उनकी नज़र सीमांचल से आगे बढ़कर मिथिलांचल, सारण और शाहबाद क्षेत्रों पर है। एआईएमआईएम ने लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। महागठबंधन के कुछ नेता एआईएमआईएम पर वोट कटवा होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी उपस्थिति से मुस्लिम वोटों का विभाजन होता है, जिससे भाजपा को लाभ होता है। बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। 47 सीटों पर मुस्लिमों की तादाद 50% है, वहीं 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास है। ऐसे में सभी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने से बिल्कुल परहेज नहीं। एआईएमआईएम अब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के साथ साथ अन्य समुदायों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने राजपूत और दलित समुदायों से भी उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है, जिससे उनकी छवि केवल मुस्लिम पार्टी की न रह जाए। एआईएमआईएम के मुस्लिम वोट और इंडिया गठबंधन के वोट मिलकर बिहार में एनडीए को सरकार बनाने से रोक सकता है। ये तो इंडिया गठबंधन की हरकतों से जाहिर हो रहा है कि मुस्लिम वोट के लिए वे कितने उतावले हैं, क्योंकि बिहार में 18% आबादी मुस्लिम संप्रदाय की है। तो जाहिर है कि जिस भी पार्टी की तरफ इनका वोट जाएगा, उसके चुनाव नतीजे पर साफ असर आएगा। तभी तो पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ के नाम से एक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें गठबंधन के सारे दिग्गज जुटे हुए थे। मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे काला कानून कहा। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि जीतने पर वे इस कानून को कूड़े में फेंक देंगे। मुस्लिम वोट लेने के लालच में उन्होंने संविधान तक का अपमान कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई देने वाली विपक्षी नेताओं ने उन्हीं की इज्जत उछाले जा रहे हैं। एनडीए पर पक्षपात का इल्जाम लगाने वाले अपना वोट बैंक भरने के लिए मुस्लिम संप्रदाय के साथ पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं। वे बार बार उनको यह एहसास क्यों दिलाते रहते हैं कि वे बाकी नागरिकों से अलग है। मौजूदा सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि उनको अलग न मानकर सिर्फ भारत का नागरिक माना जाए। ये वक्फ कानून इस दिशा में एक बहुत और ज़रूरी कानून है। इस पर वोट के चक्कर में राजनीति करने की बजाय इसका सही फायदा और आज के बदलते संदर्भ में इसकी ज़रूरत को देखने की आवश्यकता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो विपक्ष को मुस्लिम वोट रिझाने के लिए ऐसा बयान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसका यह बयान अब उसके लिए ही उल्टा दाव पड़ने लगा, क्योंकि मुस्लिम वोट का रुझान तो वैसे ही एनडीए की तरफ न के बराबर ही होता है।
अगर विपक्षी नेता और तेजस्वी यादव ये गेम नहीं खेलते तब भी मुस्लिम वोट का रुझान एनडीए की तरफ कम ही रहता। उल्टा उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे फालतू के बयान देकर उन्होंने अपने आप को पुरानी रूढ़िवादी सोच रखने वाले साबित किया है। दूसरा, किसी ने उनको यह नहीं समझाया कि संसद से पारित कानून जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं उसको विधानसभा रद्द नहीं कर सकती। ये तो वोट के नाम पर आम नागरिक को उल्लू बनाने की बात हुई। हाँ, विपक्षी नेता मुस्लिम वोट अपनी तरफ करने के लिए एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में शामिल कर सकते थे और एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बहुत इंतजार भी किया, लेकिन अब तक गठबंधन की तरफ से कोई संकेत तक नहीं दिया गया था, जिससे निराश होकर उन्होंने तीसरा मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। जिन मुस्लिम वोटों के लिए विपक्ष ने इतना खेल खेला, अब वो उसके हाथों से पूरी तरह निकलता दिखाई दे रहा है। अब तो जाहिर है कि मुस्लिम वोट एआईएमआईएम को ही मिलेंगे। ऐसे में विपक्षी नेता और तेजस्वी यादव के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे तो गठबंधन को मिलने वाले वोटों पर सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट गठबंधन के हाथ से निकलते हुए दिख रहा है। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी। इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन न तो हाँ हुई और न ही इनकार। उन्होंने कहा कि अब हम महागठबंधन के जवाब का इंतजार नहीं करेंगे और तीसरे मोर्चे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एआईएमआईएम अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने मायावती की बीएसपी, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, ओम प्रकाश राजभर की सुभाष सपा और अन्य दलों के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था। एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती, जबकि बीएसपी को 1 सीट मिली। इन सीटों में सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटें शामिल थी, जहां एआईएम ने राजद के वोट बैंक में सीधी सेंध लगाई थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव की पार्टी राजद में शामिल हो गए। अब पार्टी के बिहार में सिर्फ 1 विधायक अख्तरुल ईमान बचे हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके बावजूद एआईएमआईएम ने खुद को सीमांचल क्षेत्र में एक मजबूत मुस्लिम आवाज के रूप में स्थापित कर लिया है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा महागठबंधन के लिए बन सकता है सिरदर्द। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में करीब 17% मतदाता मुस्लिम है। इनमें अधिकांश परंपरागत रूप से राजद को वोट देते रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम के सक्रिय होने से सीमांचल समेत कई क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। इससे महागठबंधन को नुकसान और एनडीए को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो सकता है। एआईएम का तीसरा मोर्चा बनाना सिर्फ एक नई राजनीतिक धुरी का निर्माण नहीं, बल्कि बिहार के चुनावी समीकरण को भी पूरी तरह बदल सकता है। अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ तो यह सीधा नुकसान राजद और कांग्रेस को होगा, जो कि महागठबंधन का आधार माने जाते हैं। ऐसे में एनडीए को कमजोर विपक्ष का फायदा मिल सकता है। बिहार चुनाव के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।